Assalamu alaikum everyone and we are once again live with another episode of Tutify webinar series और आज की हमारी एपिसोड स्पेशली नस्ट एंट्री टेस्ट के एस्पिरेंट्स के लिए है जिसमें हम बात करेंगे नस्ट एंट्री टेस्ट, इसकी जर्नी और इसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज अमान अलियास अफवान जो कि वॉल ऑफ होप आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हैं। ही इज आल्सो करेंटली स्टडीइंग इन नस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू अमान। थैंक यू फॉर हैविंग। अच्छा, सबसे पहले तो अमान मुझे ये बताएं, आज आपके साथ हम इन कन्वर्सेशन है और ये स्पेशली हमने अपने नस्ट एंट्री टेस्ट के पार्टिसिपेंट्स के लिए सेशन रखा है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि व्हाई नस्ट, नस्ट ही क्यों और ये जर्नी किस तरह शुरू हुई आपके लिए? देखिए, जब एफएससी में हम थे तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी पाकिस्तान में, तो नस्ट जैसे पाकिस्तान में टॉप पे जा रही है, हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि नस्ट में एडमिशन मिले। तो आई ट्राइड, फर्स्ट ईयर मैंने अप्लाई किया नस्ट में, तो आई गॉट 87 मार्क्स आउट ऑफ 200। इसमें एडमिशन नहीं मिलता है किसी को भी। फिर काफ़ी सारे लोगों ने डिस्करेज किया, नहीं हो सकता, दोबारा नीट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिए 114 थे मेरे एनईटी में। And with और 114 you got in? नहीं 114 पे भी नहीं होता। अच्छा। तीसरे में थे 131, उसमें एडमिशन मिल गया था केमिकल इंजीनियरिंग में। नाइस। अच्छा, तो अमान सबसे पहले तो ये बताएं मुझे कि एक तो जो हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि जब आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक एक सेंस ऑफ प्रेशर भी होता है। आप एक पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, फैमिली वालों की तरफ से भी होता है। तो वो सारा प्रोसेस आपके लिए कैसा रहा? ये कैन यू प्लीज रिपीट? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एंट्री टेस्ट के लिए किसी भी लीडिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है, फ्रेंड्स की तरफ से भी होता है और कुलीग्स की तरफ से भी होता है। तो वो सारा प्रोसेस आपके लिए किस तरह रहा? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारा प्रेशर होता है। प्रेशर डबल हो जाता है जब आप 2 बार फेल कर चुके हो। तो अब इस प्रेशर को आप नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं। और जो ये मैंने प्रेशर लिया था काफ़ी पॉजिटिव साइड पे लिया था कि मैंने कहा 2 बार फेल हो गया, तीसरी बार नहीं। तीसरी बार जो भी हो गया, डू और डाई है। और मैंने काफ़ी मेहनत की तीसरी एनईटी के लिए, और उसी प्रेशर की वजह से पास हुआ। आप मुझे ये बताएं कि अमूमन चूंकि आप इतने ज्यादा बच्चों से मिलते भी होंगे, आपके फ्रेंड्स भी हैं जो नस्ट में अब आपके साथ हैं, गलतियां कहाँ होती हैं? क्योंकि ये एक बहुत अमूमन क्वेश्चन है कि बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी वो नस्ट एंट्री टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते। तो आपके ख्याल में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं? हाँ जी, अब ऐसा होता है कि जो नस्ट का टेस्ट होता है वो टोटली कंसेप्ट बेस्ड होता है। जो अक्सर लोग होते हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वो कंसेप्चुअल साइड पे नहीं जाते, वो ज़्यादातर रटे की साइड पे जाते हैं। तो नस्ट का जो टेस्ट होता है मोस्टली उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी सारे लोगों से वो क्रैक नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये है कि मतलब कंसेप्चुअल स्टडी करें उसमें। और आपके ख्याल में ये जो आजकल हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा ट्रेंड है एकेडमीज का और इंस्टीट्यूट्स का, आपके ख्याल में सेल्फ स्टडी ज्यादा बेहतर है या फिर आपको अच्छी काउंसलिंग जो है वो फिर मदद कर देती है इस मामले में? डिपेंड करता है बंदे पे। जैसे मतलब एक बंदा ऐसा है कि जो सिर्फ डंडे के जोर पे पढ़ सकता है और खुद बैठ के, यानी कि वो नहीं पढ़ता, उसके लिए एकेडमी जरूरी है। और जो वैसे जो सेल्फ स्टडी है वो हमेशा ज़्यादा फायदा देती है। आप उसमें आप खुद सोचते हैं, खुद करते हैं, और अगर आप एकेडमी भी लगाते हैं ऊपर से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे जो बेहतर चीज़ है वो सेल्फ स्टडी है अगर आप करना चाहें। और आप अपने केस का भी थोड़ा सा शेयर कर दें हमारे एस्पिरेंट्स के साथ कि आपने तैयारी किस तरह की थी तीनों एनईटीज को। अगर आप सम अप करना चाहें तो आपकी तैयारी पहली में किस तरीके से हुई, दूसरी में, और फिर तीसरे का भी बता दें। हाँ, जो पहली जो थी उसमें एकेडमी तो मैंने कोई नहीं लगाई, हम फर्स्ट ईयर में थे। वैसे एनईटी आ गया, कोई
तैयारी किसी ने नहीं की, हम चले गए हम्म। और 100 मार्क्स भी नहीं आए मेरे, उसमें कोई तैयारी नहीं की थी क्योंकि अभी सेकंड ईयर के स्टार्ट था, पढ़ा भी नहीं था। हम्म। सेकंड में मैंने किप्स लगाई थी NED 2 में, हम्म। लेकिन वो भी उसमें मैंने पढ़ा इतना खास नहीं था, किप्स के जोर पे था जो वहाँ पे उठाते थे, तो उसमें भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सका। जो थर्ड NED था वो मैंने खुद घर में बैठ के, मतलब ऐसा होता हम्म। था कि पढ़ता खुद था और जो किप्स की बुक्स थी वहाँ पे MCQ सॉल्व करता था, तो वो मैं खुद तो काफी ज्यादा खुद टाइम लगाया। अच्छा, ये यहाँ एक ये चीज भी बड़ी जो हम हमेशा हम सुनते भी हैं और बारहा बोली भी जाती है, वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे अगर नस्ट को अपना पैशन बनाते हैं और नस्ट में जाना चाहते हैं, तो वो फिर इवन गैप ईयर्स लेने के लिए भी तैयार हैं, कि बस हमने जाना है तो नस्ट में जाना है, फिर गैप ईयर्स भी आते हैं। यहाँ ये भी जरा थोड़ा सा टच अपॉन करिएगा अमान के एफएससी वाले बच्चों को ज्यादा एडवांटेज तो होता ही है, क्योंकि ये डिबेट है पूरे मुल्क में कि जी OA लेवल्स के बच्चे हैं, एफएससी के बच्चे हैं, तो आपका इस पे क्या क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि FSC वालों को फायदा होता है, फायदा मतलब दोनों को होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं वहां से आता है सारा जो भी होता है स्टडी मटेरियल, जो O लेवल, कुछ चीजें होती हैं जो FSC में नहीं होती और वो आई होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो O लेवल्स में नहीं होती वो आई होती हैं, यानी कि एक बड़ा ब्रॉड किस्म का सिलेबस है NIT का, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड से फायदा उसको हो बंदे को किसी को। ऑब्वियसली एज मिल जाए। और गैप ईयर के हाँ। मुतलिक आपने भी इस तरह के केसेस देखे हैं? क्योंकि यूजुअली हमने इस तरह के बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें वो गैप ईयर भी ले लेते हैं। व्हाट्स योर सजेशन ऑन गैप ईयर? अगर नहीं हो रहा तो गैप ईयर क्या कहेंगे इस पे? नहीं हो रहा, और मेरे तो ख्याल में गैप ईयर लेने की भी खास जरूरत नहीं अगर बाकी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, क्योंकि एक साल बंदा पीछे चला जाता है और काफी सारी चीजें बंदा लैग करता है अपने साथ और उनसे, अपने फेलो से। लेकिन बंदे पे डिपेंड करता है उसका, अगर फुल पैशन है कि नस्ट में जाना ही जाना है, नस्ट में ही जाना है और कहीं नहीं जाना, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, हम्म। तो वो ले ये लें फिर वो। हाँ, फिर उनको तो बंदा ये कुछ नहीं कह सकता। दूसरे हाफ की तरफ आते हैं और थोड़ा आगे कन्वर्सेशन को लेके चलते हैं। नस्ट में एडमिशन हो गया, फर्स्ट 2 ट्राइज फेल हो गई, तीसरी कामयाब हो गई। तो हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर नस्ट? अब नस्ट में आने के बाद व्हाट डिफरेंस यू फील इन योरसेल्फ? नस्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो डाइवर्सिटी है। आपको पाकिस्तान के हर एरिया का बंदा मिलेगा, हर क्लास का, हर मेंटेलिटी का। आप उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, आपकी बहुत सारी ग्रूमिंग होती है। इसके अलावा नस्ल में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं जो आप पे काम करती हैं, आपको ग्रूम करती हैं, आपको स्किल्स देती हैं। पढ़ाई के अलावा भी नस्ल में बहुत सारी चीज़ें जो और आपकी पर्सनैलिटी को ये भी काफ़ी। ये भी जरा बता दीजिएगा यहाँ कि चूंकि ये बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं जो नस्ट में गए हैं कि जी एक एक खास हद तक जीपीए मेंटेन करना पड़ता है, तो एकेडमिक्स के मुतालिक प्रेशर होता है या फिर अगर आप साथ साथ करते रहें तो वो आसानी से हो जाता है? नहीं, इतना खास प्रेशर भी नहीं होता, मतलब अगर आप रोज का रोज पढ़ते हैं या वीकेंड्स पे भी जो रोज का मतलब पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है पढ़ लेते हैं तो 3+ आराम से हो जाता है सबका। एटलीस्ट सबको 3+ तो मेंटेन करना चाहिए। अब स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर। जी जी, इंजीनियरिंग की मैं बात कर। अच्छा, मुझे यहाँ थोड़ा सा आपकी पर्सनल जर्नी को जिस तरह लेके हम चल रहे हैं, ये भी बताइएगा कि दो मर्तबा 86 एंड देन 114 नहीं हुआ, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर पेरेंट्स की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स को पेरेंटल सपोर्ट हासिल होती है, बहुत से स्टूडेंट्स को पेरेंटल सपोर्ट नहीं भी होती। तो आपके पेरेंट्स का इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ क्या रवैया था और किस तरीके से उन्होंने आपको गाइड किया? अच्छा, पहले 86 तो थे NIT में, वो तो मैंने घर बताए भी नहीं थे, मैंने कहा इतने कम अच्छा। बताऊंगा तो हाँ। बेइज्जती होगी।
फिर दूसरे में 114 आए थे, तो उन्होंने कहा था बेटा कम है थोड़े, ट्राई टू इम्प्रूव। तीसरे में मतलब मुझे अपना ज़हनी प्रेशर काफ़ी था, क्योंकि कुछ दोस्त क्लियर कर चुके थे दूसरे में ही, कुछ पहले में भी कर चुके थे। फिर तीसरे में जो वो प्रेशर था ना, वो मतलब उस प्रेशर ने मेरे से पास करवाया एनईटी। कि बस अब मैंने करना ही करना है। अब मैंने करना ही करना, नर्स जाना है। अच्छा अमान, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आए कि मतलब जब एक बार बंदा नस्ट में एंटर हो जाता है, तो फिर चाहे जिसने 200 लिए हैं या 180 लिए हैं या 131 लिए हैं, वो सारे उस रेस में बराबर हैं, मतलब वो एक साथ ही स्टार्ट करते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? डू यू थिंक कि क्या कहते हैं, जिन्होंने ज्यादा एनईटी में स्कोर किया होता है उनको किसी तरह का एज होता है, या फिर उस वक्त फिर सारे इक्वली इन लाइन चलते हैं? नहीं, इस तरह का कोई एज नहीं होता। अब देखें, एनईटी आपने मेरिट पोजीशन आपकी बन गई, आप एक स्कूल में चले गए, वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई, फिर ऐसा होता है कि 121 वाले का भी 4 जीपीआर होता है, 150 वाला भी 2.5 लेयर होता है। मतलब इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैटर करते ही नहीं। अब अंदर आ गए आप सब एक ही रेस में। हाँ, you have to be the best that you can give। थोड़ा ये भी बताते चले हमारे एस्पिरेंट्स को कि एकेडमिक्स के साथ साथ सोशल वर्क की आपकी नज़र में क्या अहमियत है? बिकॉज यू आर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या समझते हैं सोशल वर्क और एकेडमिक्स किस तरह बैलेंस? हाँ, वही मैं कह रहा था कि पढ़ाई का इन चीज़ों से कोई वैसा लिंक नहीं है कि अगर आप मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करोगे तो आपकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा या आपका जीपीए कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे लड़के होते हैं जो 10-10 सोसाइटीज में होते हैं, साथ 3.5 प्लस कर रहे होते हैं। आपको मतलब मैनेज करना आना चाहिए, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है, अपना आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम मैंने सिर्फ पढ़ना है। आप रोज के 2 घंटे पढ़ें और क्लासेस में आप सही तरह अटेंटिव हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इफेक्ट करता है आपके जीपीए को। हालांकि अगर आप नस्ट आए और आपने सोसाइटीज नहीं ज्वाइन की और आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं की, तो आपने कुछ भी नहीं किया। आपने अपने आप को ग्रूम नहीं किया, अपने आपने ग्रूम नहीं किया, तो आपने कुछ। अच्छा, ये जब हमने आपका पोस्टर एडवर्टाइज किया तो हमें एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन भी आया, और वो हम आपसे पूछेंगे भी। और वो क्वेश्चन ये था बेसिकली कि नस्ट के हॉस्टल्स भी अपनी एक पहचान रखते हैं, जो ज्यादातर आउट गोइंग सिटी से लोग होते हैं। सो नस्ट के हॉस्टल्स का भी एक बड़ा एकेडमिक कल्चर है, एक फन कल्चर है। ये भी बताइएगा, थोड़ी उसकी भी वाइब शेयर करिएगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस अब तक का आपका रहा है। हाँ, देखें, नस्ट के जब हॉस्टल होते हैं वहाँ पे आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ के लोगों के साथ रहते हैं। जैसे मेरा रूममेट एक कराची का है, एक लाहौर का है और एक जैसे मैं कश्मीर का। तीनों मुख्तलिफ, हम रहते हैं साथ, अपने कल्चर शेयर करते हैं, ट्रेडिशन शेयर करते हैं। तो नर्स की हॉस्टल लाइफ लेट है, बहुत फन है। मतलब ये तो आज के सेशन के बाद लाइन बन जानी चाहिए, नस्ट की हॉस्टल लाइफ लिट है। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द एंड, अभी भी क्या कहते हैं, इस पेंडेमिक के अंदर भी बहुत सारे नस्ट के एग्जाम्स हुए हैं। एनी एडवाइस, एनी सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द एस्पिरेंट्स? अच्छा, ऐसे है कि नर्स की जो टेस्ट है उसका जो जी जी, तो आवाज आ रही है जी जी आपको? बोले। जी जी, आ रही है। जो पैटर्न है वैसा कि 80 मार्क्स है मैथ्स के, 60 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 20 इंग्लिश के और 10 इंटेलिजेंस के। तो मैंने ऐसा किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपना है ना, मैंने दिया था मैथ्स को और फिजिक्स को। यहाँ से आपका आधे से ज़्यादा ना 140 मार्क्स 200 में से मैथ्स और फिजिक्स। ऐसा चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को और फिजिक्स को टाइम दें। और मैथ्स करने का तरीका ये है कि आप पहले 2-3 चैप्टर्स करें, सारों उनको रीड कर रहे हैं, उसको एमसीक्यूज के लिहाज से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मतलब जो बुक एमसीक्यूज है, फिर आप छोड़ दें और कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज की बुक ले लें।
वहाँ पे MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ऐसा होता है कि शुरू में ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, MCQ जितना इसको लेना चाहिए उससे ज़्यादा, लेता भी है, लेकिन उससे आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाती है। और जो आपने मैथ्स के फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, वो एक रजिस्टर पे नोट करके रखें, मैथ्स और फिजिक्स के। फिजिक्स की भी ऐसे करनी है, और आखिरी दिन पेपर में जाने से पहले उनको देख के जाए। और दूसरी बात ये कि जो फिजिक्स है, तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की बुक्स को अच्छी तरह से रीड करें। केमिस्ट्री की मतलब जब हमारा टेस्ट होता था तो ज़्यादा वही टेक्स्ट उठ के आ जाता था बुक्स में से, बुक्स की लाइन्स होती थी, और उसमें स्कोर करना 30 में से 25 प्लस इजीली हो जाता है अगर आप बुक्स आपने सही तरह रीड की, आपने पढ़ी हो उनको। बात, हाँ। अब बात आ गई इंग्लिश की। इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपने कभी जिंदगी में सुने नहीं थे, वो क्या जो ये तो मैंने बहुत एस्पिरेंट से सुना है, वो सारे उनको ना ये बड़ा होता है। तो इंग्लिश पे बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे हम, कितने वर्ड सीख लेंगे, बहुत वास्ट लिस्ट है वर्ड्स की। तो उन पे मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, वो ये आते हुए तो आपको आ जाएंगे, नहीं आते हुए तो नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे बुक रीडर हो और इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब इंटेलिजेंस आखिरी 10 मार्क वो जो है ना, वो बोनस है आखिरी इंटेलिजेंस के, उसमें आप आराम से 10/10 ले सकते हो। उसमें तीन चार चीजें आती हैं, मुझे सारी तो नहीं याद। उसमें एक कोडिंग डिकोडिंग होती है जी जी, एक डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, और एक वो बॉक्स होते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। उस तरह आपने ये इन तीनों की वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे 1-2 बार, तो ये कैसे होता है, और उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और आराम से 10 मिनट से 9-10 मिनट बस आ जाए। तो और किसी भी ये आपने समराइज कर दिया इसको। और अच्छा, किसी भी जी जी, मैं कहता किसी भी एस्पिरेंट के अगर पहले NAT में कम नंबर आते हैं तो डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी मेहनत की जाए, थोड़ा सा भी टाइम दिया जाए, तो आराम से NAT क्लियर हो जाए। अपने ऊपर यकीन रखना। डेफिनेटली फ्रॉम 86 to 131 अमान हमारे सामने बैठे हुए हैं। और अच्छा अमान, टू द कंक्लूजन हम जाएंगे। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी आज ट्यूटिफाई के नास्ट एंट्री टेस्ट प्रोग्राम के सिलसिले में कि हम एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकें, गाइड कर सकें, और उन लोगों को सामने ला सकें जो कि इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, जैसे इट्स हमारे लिए बहुत आसान है हम किसी टॉपर को ले आए और उसे बिठा दें यहाँ सामने, लेकिन आई बिलीव के रियल एक्सपीरियंस वही है कि जिस बंदे ने एक बार दिया, नहीं हुआ, और लेकिन उसने कंटिन्यू किया, उसने एफर्ट लूज नहीं की। सो एंड के ऊपर अगर आप टीम ट्यूटिफाई के लिए कोई मैसेज देना चाहें, सो ओवर टू यू। टीम 25 मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है। CSS के भी मैं काफ़ी देखता रहता हूँ एस्पिरेंट्स, और CSS जिन्होंने किया होता है वो लोग आके बोल रहे होते हैं वहाँ से काफ़ी। उसके बाद ECAT, NUST, MTCAT, मतलब ये स्टडी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो मैं भी काफ़ी 25 को फॉलो करता हूँ। सारों को चाहिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिस चीज़ के भी फॉलो करें। यहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, उनके एक्सपीरियंस लिए जाते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फैन हो गए अमान, आपके हम फैन हो गए विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज। जितने भी लोगों के कमेंट्स आए हैं चैट सेक्शन के अंदर, डेफिनेटली वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच अमान, आपने टाइम निकाला फॉर आवर सेशन। एंड गाइस, वी आर गोइंग टू बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ वेबिनार सीरीज नेक्स्ट वीक। टिल देन आप सारे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे वैक्सीनेटेड, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच अमान फॉर टेकिंग आउट द टाइम। Allah Hafiz everyone. Thank you so much. Allah Hafiz.